जोर दिया। तो इजराइल ईरान अब जंग के मैदान में कूद पड़े हैं और बीते कुछ समय से मिडिल ईस्ट में इसी तरह की टेंशन चल रही है। जिसका डर था वही हुआ और इजराइल और ईरान के बीच तनाव में अब ये खतरनाक मोड़ हम सब देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अलग अलग देशों का इस पर क्या असर होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसी के लिए अस्तित्व तो किसी के लिए सुरक्षा का मसला। इन दो विचारों वाले देश इजराइल और ईरान की जंग के बीच तीसरा पक्ष अमेरिका बातचीत के जरिए मामले के हल पर जोर दे रहा है। 5 दौर की वार्ता के बाद भी बात यूरेनियम संवर्धन की जिद पर अटकी हुई है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान इसे पूरी तरह छोड़ दे, जबकि ईरान इसे अपना हक बताते हुए नागरिक उद्देश्यों के लिए जारी रखने पर अड़ा हुआ है। लेकिन परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने वाली यूएन की एजेंसी आईएईए समेत दूसरे कई देशों को शक है ईरान इसकी आड़ में एटम बम तैयार करने में जुटा हुआ है। हालांकि ईरान इससे इनकार करता है। अमेरिका के साथ छठे दौर की वार्ता से पहले इजराइल ने इस किस्से को खत्म करने के लिए हमला कर दिया। एक और युद्ध के मंडराते बादल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से समझौता करने को कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि ईरान को समझौते के लिए 60 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज 61वां दिन है, लेकिन अब उनके पास दूसरा मौका है। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। भारत ने गहराते विवाद पर चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि वह हालात पर नजर बनाए हुए है। दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए स्थिति को सुलझाने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने क्षेत्र में किसी भी सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं फ्रांस ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने के साथ इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। जर्मनी भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के पक्ष में खड़ा नजर आया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में स्थिरता की जरूरत पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों को दुनिया के लिए खतरा बताते हुए कूटनीति के जरिए मामले का हल निकालने पर बल दिया। रूस और चीन ने ईरान पर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है। रूस ने हमले को यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया है, जबकि चीन ने ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन का विरोध किया है और सभी पक्षों से शांति के लिए काम करने को कहा है। हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष कीर स्टारमर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दूसरे बड़े नेताओं से फोन पर बात की। क्षेत्रीय देशों ने ईरान हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब ने हमले को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इस कार्रवाई की निंदा की है, जबकि ओमान ने हमले को खतरनाक और गैर कानूनी करार दिया है। ओमान का कहना है कि इजराइल ही इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा। तुर्की ने कहा है कि हमला उकसाने वाली कार्रवाई प्रतीत होता है, लेकिन इसका कूटनीतिक समाधान चाहता है। ईरान समर्थित हमास और यमन के हूती समूह ने ईरान के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि लेबनान ने हिजबुल्लाह को आगाह किया है कि वो ऐसा कोई कदम उठाने की ना सोचे जिससे मुल्क को खतरा हो। ईरान ने बदला लेने के लिए मस्जिद के ऊपर एक लाल झंडा फहरा दिया है। और इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर जहांगीर, जिस तरह से हम अलग अलग रिएक्शंस देख रहे हैं, कुछ जो ईरान के साथ हैं, कुछ इजराइल के अगेंस्ट हैं, और इस तरह से एक कॉमन कंसेंसस को आप कब तक बनते हुए समझते हैं, खास तौर पर क्योंकि एक बॉर्डर लाइक सिचुएशन को क्रिएट करने की बात की जा रही है? देखिए, बदकिस्मती से कॉमन कंसेंसस तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी मुद्दे पे कभी बनता नहीं है। मोटा मोटा ये देखा जाता है कि किसी तरह जो मेजर पावर्स हैं उनका रुख किस तरफ है। अब भारत को ही ले लें। भारत इन दिनों पिछले 15 साल से 18 साल से, जब से ये हमारा अमेरिका की तरफ रुख हुआ है, तब से हम भारत ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ यूएन में वोट देना शुरू किया है। तो हम भारत के ही रुख से समझ सकते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी मुद्दे पे जो आपकी राय होती है, वो राय बदकिस्मती से आपके हितों के ही मद्देनजर होती है, जी। बजाय कि दूसरे के उसूलन से। जो आने वाले वक्त में बात होगी वो ये होगी कि अमेरिका और इजराइल इस मौके पर कितनी मिलिट्री कार्रवाई करते हैं, और क्या वो सिर्फ मिलिट्री कार्रवाई करके ही इसको निपटाना चाहते हैं। इजराइल के खुद के आज के
डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो आईडीएफ के लोग हैं उन्होंने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को मिलिट्री के जरिए तबाह नहीं किया जा सकता, जी। बल्कि इसमें 10 साल या 15 साल का देर हो जाए। हम्म। उम्मीद अमेरिका से ये है और ट्रम्प से ये है कि अब वो कूटनीति को ना छोड़ें और ईरान पे वह दबाव बनाए कि वो बातचीत पे वापस आए। जी। तो मेरे ख्याल से ये ना एक गुड कॉप बैड कॉप वाला गेम होगा, जो अमेरिका और इसराइल, जैसा कि ट्रम्प ने हमेशा कहा, पिछले 15 दिन में 20 दिन में उन्होंने 3 बार ईरान से कहा है कि आप मेरी डील पे मान लीजिए, नहीं तो मैं इसराइल को इजाजत देने के लिए तैयार हूं कि वो आप पे हमला करे। हम्म। कहीं डॉक्टर ना दीपिका, कहीं नूरा कुश्ती होगी, पर ये बात दबाव और राजनीतिक दबाव से ही हल होने वाली है। बिल्कुल। और डॉक्टर दीपिका, अगर हम इसे खास तौर पर ऐसे देखें कि तेल के आपूर्तिकर्ता के रूप में भी ईरान अपने आप में आगे है और इसकी वजह से जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों पर असर पड़ना तय है। ऐसे में ख़ास तौर पर अगर शेयर बाज़ारों की भी बात की जाए और हम देखते हैं कि जो सोने की कीमतें हैं उसमें भी उछाल नज़र आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं सभी देशों को डील करने होंगे। जी, ईरान का जो तेल जो मार्केट में जो हिस्सा है वो बहुत ही कम हो चुका है। खासतौर से उनका तेल चाइना के को सप्लाई हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, जहाँ से सारे अरब देशों का तेल वहाँ से जहाज़ों से निकलता है, टैंकर से निकलता है, वहाँ पर अगर इंस्टेबिलिटी होती है, अगर ईरान रिटेलिएट करता है, एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, तो वो डिसरप्शन जो होगा उससे, वो जी। एक चिंता वाली बात है हर जगह के लिए। चलिए तो बट हम जी। अभी जो है ये जो आगे क्या होने वाला है, ईरान किस तरह से रिटेलिएट करेगा, उसमें काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो उसी से आई थिंक द मार्केट्स आर रिएक्टिंग। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए और आपने अपने विचार इस मन से साझा किए। तो फिलहाल अगर ईरान और इजराइल की बात की जाए तो टेंशन लगातार एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है और अब ईरान किस तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा ये देखना होगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और आज खबर दुनिया की में इतना ही। आपसे मुलाकात